नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में जारी सेंट्रल एजेंसीज का एक्शन। शिवसेना के बड़े नेता यशवंत जाधव के घर आईटी की रेड, 15 करोड़ के घोटाले और कमीशन का आरोप। ईडी के सवालों से भाग अस्पताल पहुंचे नवाब मलिक, जांच में नहीं कर रहे सहयोग, बेटे से भी होगी पूछताछ। रूस पर नकेल कसने के लिए यूएस यूके ने लगाए कई प्रतिबंध, रूस भी अपनी जिद पर नहीं होगा कोई समझौता। जंग हुई तेज, चीन भी आया रूस के साथ। मोदी ने पुतिन से की बातचीत, युद्ध रोकने की अपील, कहा युद्ध से नहीं बातचीत से निकलेगा समाधान। यूपी चुनाव के प्रचार में उतरी सपा सांसद जया बच्चन, योगी पर कसा तंज, कहा मुंबई की भाषा में इन्हें कहते हैं फेंकू चंद, बहू बेटे की इज्जत ये क्या जाने। सबसे पहले बात सेंट्रल एजेंसियों के चल रहे हंटर की। अभी 2 दिन पहले नवाब मलिक पर ईडी ने शिकंजा कसा था। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब शिवसेना नेता पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है। आज तड़के सुबह मुंबई में आयकर विभाग की टीम ने बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत जाधव के घर पर रेड की है। यशवंत जाधव के अलावा कुछ बीएमसी ठेकेदारों पर भी इनकम टैक्स की रेड चल पड़ी है। आईटी अधिकारी यशवंत जाधव से जुड़ी मुंबई की भायकला इलाके की प्रॉपर्टी के अलावा अन्य जगहों पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यशवंत जाधव पर आरोप है कि साल 2018 से 2020 तक कई टेंडरों में टेंडर दिलवाने में यशवंत जाधव ने कमीशन लिया था। यह कमीशन करीब 15 करोड़ का था। जांच में यह पता चला कि कई ट्रांजैक्शन यशवंत की कंपनी में दुबई के अकाउंट से भी हुए हैं। आईटी की टीम पहले भी यशवंत जाधव और उनके परिवार से पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन अब आईटी फिर सारे कच्चे चिट्ठे खोलेगी। भाजपा नेता किरीट सोमैया भी कई बार आरोप लगा चुके हैं। डॉक्टर साहब, शिवसेना और एनसीपी का तो नंबर लग गया, अब कांग्रेस का नंबर भी लगेगा। देखिए, नंबर तो सारे लोगों का आएगा, क्योंकि किरीट सोमैया इस पूरे जो विवाद के जड़ में है, क्योंकि वो लगातार कुछ न कुछ एक्सपोज करते रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि ये जो यशवंत जाधव के घर जो रेड्स चल रहे हैं जी, इनका सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग से हाथ है। और जिस हवाला ऑपरेटर से, और मैं आपको बता दूं, ये उद्धव ठाकरे के काफ़ी क्लोज लीडर्स में से हैं। और उन्होंने एक सनसनीखेज आरोप ये लगाया कि जो सोनिया गांधी हैं और उद्धव ठाकरे, ये एक ही हवाला ऑपरेटर से अपने काले धन का न्यारा व्यारा करते हैं। और ये जो यशवंत जाधव है वो इसका एक किंग पिन है। ये आरोप बीजेपी की तरफ से किरीट सोमैया ने लगाया और एक्शन हो रहा है। मतलब ये प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छ भारत अभियान वो मुंबई में और महाराष्ट्र में बड़ा रंग ला रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सारी कार्रवाई जो हो रही है वो बेसिकली राजनीति से प्रेरित है। गलती सबकी है, लेकिन जिस हिसाब से राजनीति हो रही है वहाँ, कि कोई सरकार, उसका प्रवक्ता वो गाली गलौज का भाषा दे, वो ये कहे 3.5 नेताओं को जेल के अंदर डालेंगे, अब डाल लीजिए एक दूसरे को जेल में। तो जिसके पास जो ताकत होगी वो उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आम जनता के लिए ये खुशखबरी है। लड़ने दीजिए आपस में नेताओं को, सब एक दूसरे की पोल खोलेंगे, सिस्टम साफ होगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर नवाब मलिक की नई नौटंकी पर। नवाब मलिक को जब से ईडी ने अपनी गिरफ्त में लिया है, तब से मलिक की सारी हंसी और डायलॉग्स गायब हो गए हैं। ईडी की पूछताछ में मलिक कुर्ला लैंड डील मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अब उनके बेटे फराज मलिक से भी पूछताछ होगी। इससे पहले मलिक ने अपनी दवाई और घर के खाने की मांग की थी, जिसे मान लिया गया था, लेकिन मलिक कोई बात नहीं मान रहे हैं। और अब खबर यह है कि 2 दिन की गिरफ्तारी के बाद ही आज नवाब मलिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेट दर्द की शिकायत बताई जा रही है। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक को ईडी के सवाल पचे नहीं है, इसलिए पेट दर्द की शिकायत हो गई है। देखिए, जिस हिसाब से वो बहादुर बन रहे थे, मीडिया के कैमरे को देखते ये ऐसे हाथ हिला रहे थे, एक दिन भी टिक नहीं पाए। हॉस्पिटल जाना पड़ गया, कैसे ये संघर्ष करेंगे।
बाइट दे रहे थे ये कि लड़ेंगे जीतेंगे, हॉस्पिटल पहुंच गए। खैर, स्वास्थ्य अगर खराब है तो ऊपर वाले से कामना करनी चाहिए कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए, ताकि ईडी जो उनसे सवाल पूछे उनका वो जवाब दे दे। और तबीयत खराब होने की वजह यह है कि सबूत इतने सारे सामने रखे जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, तो वकील एक ही बात बता देता है अपने क्लाइंट को कि वहाँ सब कुछ भूल जाना। कोई सवाल पूछे तो कहना कि मुझे याद नहीं। भाई इस आदमी को जानते हो? मुझे याद नहीं। फोटो दिखाया जाए तो ये कहो कि भाई ऐसा है, हम तो पब्लिक में रहने वाले आदमी हैं, कौन बगल में फ़ोटो खिंचा लेता है क्या मालूम। तो ये पैतरेबाजी, ये ड्रामा, ये नाटक, नौटंकी ये चल रहा है। शर्मनाक बात क्या है? शर्मनाक बात ये है कि एक नेता, इस देश में कैसे कैसे लोग मंत्री बन जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग मंत्री बनेंगे और मंत्री पे बरकरार रहेंगे, ये सारे आरोपों के बाद कि उसके रिश्ते एक ग्लोबल टेररिस्ट के साथ है, जिसे यूनाइटेड नेशन ने एक टेररिस्ट करार रखा है, उसको घोषित कर चुका है, उसके साथ आपके व्यापार हैं। और मैं आपको बता दूं, देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत ही खतरनाक शब्द का इस्तेमाल किया कि ये सिर्फ लैंड डील का मसला नहीं है, ये मसला टेरर फंडिंग का है। टेरर फंडिंग के बाद ही आप ये समझिए, अभी तो ये ईडी की पूछताछ में ये हॉस्पिटल पहुंच गए, अभी एनआईए घुसेगी, जब टेरर फंडिंग की जांच होगी तब नवाब मलिक और उनको समर्थन देने वाले लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर, बाइडेन के एक्शन पर रूस यूक्रेन के बीच लगातार जंग तेज होती जा रही है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव तक रूस की सेना पहुंच गई है। इसी बीच बाइडेन ने रूस को थमने के लिए कहा, लेकिन रूस अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, जिसके जवाब में रूस की नकेल को कसने के लिए यूएस और यूके ने कई प्रतिबंध लगा दिए हैं और यह भी कहा है कि जो पुतिन का साथ देगा वो बर्बाद होगा। लेकिन फिर भी रूस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। उसका कहना है कि जब तक यूक्रेन अपने हथियार नहीं डालेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति का भी बयान सामने आया कि सभी देशों ने उसे अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन इसी बीच चीन ने रूस की तरफ रुख किया है। डॉक्टर साहब, किसी भी देश के प्रतिबंध से रूस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जिस तरह से वो यूक्रेन पर हमलावर है, और आज तो चीन ने भी रूस का साथ दे दिया है। देखिए, बाइडेन साहब एक बहुत ही वीक राष्ट्रपति साबित हुए। जिस हिसाब से ट्रंप को हटाया गया, इतना बवाल, इतना सब कुछ होने के बाद दो गलतियां ऐसी हुई है कि बाइडेन और वहां की जो उनकी जो पार्टी है जी, वो जनता की नजरों में गिर चुके हैं। एक तो आपने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया और वही रूस को, पुतिन को एक सिग्नल मिल गया कि जो सरकार, जो अमेरिका, ये अनट्रेंड पहाड़ में रहने वाले ये तालिबान के सामने झुक सकते हैं जी। रूस तो महाशक्ति है, इसलिए बिना सोचे, बिना कुछ उसके रेमिफिकेशन को बाकायदा उससे डरे हुए पुतिन ने एक्शन ले लिया। स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि यूक्रेन के ऊपर लिटरली रूस का कब्जा हो गया जी। अब पूरे नाटो ने यूक्रेन को आगे तो बढ़ा दिया और कल कितना शर्मनाक एक कायर की भांति बाइडेन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए, यूक्रेन में हम तो अपनी सेना नहीं भेजेंगे, हमारा कमिटमेंट नाटो के साथ है। रूस कब्जा कर लेगा, लेकिन उसके आगे अगर बढ़ेगा, मतलब जो यूक्रेन से सटा हुआ दो नाटो कंट्री है, वो है बुल्गारिया और रोमानिया, कि अगर वो उसके बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तब हम छोड़ेंगे नहीं। वो गिदड़ भपकी जो होता है कि भाई ये कर दोगे तो मैं ये कर दूंगा, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी जब हम लोग रिकॉर्ड करने बैठे हैं 5 मिनट पहले एक खबर आई है कि रोमानिया का एक जो शिप जो है वो ब्लैक सी में था, उसके ऊपर रशियंस ने अटैक कर दिया, उसको मार गिराया। तो अब क्या करोगे? इंटरनेशनल रिलेशन में दो तरीके से चीज़ें होती हैं। एक तो शेयर पावर
सीधे मिलिट्री माइट से जो है आप जिसकी लाठी उसकी भैंस का हिसाब किताब से आप फैसला करवाते हो, जो पुतिन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बाइडेन इसके जवाब में इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं। भाई इकोनॉमिक सैंक्शन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रूस को नुकसान तो होगा ही होगा, अमेरिका को भी नुकसान होगा। आप जैसे आप हिंदुस्तान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देते हो तो भाई आपका सामान भी तो कुछ आ रहा था, इधर यहाँ से भी तो कुछ जा रहा था। व्यापार में अगर नुकसान होता है, व्यापार को अगर आप बंद करते हैं तो नुकसान दोनों तरफ होता है, लेकिन उससे मसला सॉल्व नहीं होता। अगर दुनिया ने पुतिन को अभी नहीं रोका तो आज यूक्रेन है, कल बेलारूस होगा, परसों रोमानिया होगा। वो जो तमाम यूएसएसआर के समय जो ईस्टर्न यूरोप में जो सोशलिस्ट ब्लॉक के जो कंट्रीज थे, सब के ऊपर पुतिन हमला करेंगे। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर यूक्रेन की भारत से मदद की अपील पर। यूक्रेन लगातार भारत से बीच में दखल देने की बात कर रहा है कि भारत ही रूस को समझा सकता है कि युद्ध रोका जाए और शांति से बात की जाए, जिसके बाद पीएम मोदी ने पुतिन से फोन पर करीब 25 मिनट बात की और युद्ध को रोककर शांति से बातचीत करने की अपील की है। साथ ही यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर भी बातचीत की, जिसके बाद भारतीय छात्रों को वापस लाया गया। इस हमले के बीच रूस ने भी एक बयान जारी किया है कि भारत रूस का साथ देगा। डॉक्टर साहब, भारत के पीएम क्या कदम उठाएंगे आगे? देखिए, भारत के पीएम का कदम आपने ये देखी होगी ये खबर कि यूक्रेन की तरफ से ये गुहार लगाई गई कि प्रधानमंत्री मोदी एक ग्लोबल लीडर है जी। वो उनके रिश्ते रूस के साथ अच्छे हैं, पुतिन के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, आप हमारी मदद करें। दो तरह की गुहार यूक्रेन की तरफ से आई। एक दवाई और रसद की मांग की गई है, क्योंकि दवाई भेजना जो है एक ह्यूमैनिटेरियन एक काम है, और चूँकि 12-14 शहरों के ऊपर बमबारी हो रही है जी। तो वहाँ पे घायल भी होंगे, दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो एक मसला है। दूसरा, जो इंडियन वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो फंसे हुए हैं, तो अब बताया जा रहा है कि कुछ प्लान चॉकआउट हुआ है कि एयरलिफ्ट किया जाएगा इन लोगों को रोमानिया और बल्गारिया से। ये लोग जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाएगा, यूक्रेन से ये लोग इधर आ जाएंगे और उसके बाद ये लोग अपने अपने घर आ जाएंगे, दिल्ली या मुंबई फ़्लाइट वहाँ से आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, ये हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि इतने बड़े ग्लोबल क्राइसिस में जो उसके मेन प्लेयर्स हैं वो हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ आस लगा करके, एक उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि आप इसमें इंटरवीन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की क्या बातचीत हुई, इसकी डिटेल तो सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस फ़ोन के बातचीत के बाद रूस की तरफ से जो बयान आए हैं कि हम लोग भी बातचीत करने की तैयार हैं, लेकिन उसके पहले वो यूक्रेन सरेंडर कर दे जी। तो ये एक पॉजिटिव सिचुएशन है। बात बहुत ही सिंपल है। यूक्रेन को नाटो ने, यूरोपियन पावर्स ने अकेला लड़ने के लिए छोड़ दिया। आपने वो काम किया कि जैसे किसी एक मेमने को एक बब्बर शेर के सामने खड़ा कर दिया और आपने कह दिया भाई लड़ो। रूस के लिए कुछ नहीं है, पूरा नाटो भी अगर आ जाए यूक्रेन को ये लोग नहीं बचा पाएंगे, चाहे कितनी भी शक्ति लग जाए, क्योंकि वो उसका टेरेन है, वो उसके अख्तियार वाला इलाका है। तो वो रूस के साथ ये बेनिफिट है। दूसरी तरफ जो कुछ भी हो रहा है उसमें क्या होगा, उसमें यही बस गुजारिश की जा सकती है कि कम से कम लोगों की मौत हो। एक्शंस तो हो गया, एक्शंस ले लिया गया, अब जो भी सोल्यूशन निकले उस सोल्यूशन का जो मेन पर्पस, पहला पर्पस ये होना चाहिए कि कम से कम लोगों की मौत हो, एक टाइम पीरियड फिक्स हो जिसके अंदर निगोशिएशंस के जरिए इन मसलों को सॉल्व किया जा सके। क्योंकि जिद पे अड़ा है रूस भी और जिद पे अड़ा है नाटो भी। एक चाहता है कि नाटो के अंदर आ जाए, रूस चाहता है कि आप लिखित हमें आश्वासन दे कि कोई नाटो उसके अंदर नहीं घुसेगा। और ये गेम ऐसे बदला है कि कहाँ अमेरिकन ट्रुप्स, नाटो का ट्रुप वो रशियन बॉर्डर तक पहुंचना चाह रहे थे, पुतिन ने खेल को बदल दिया। एक दिन के अंदर रशियन ट्रुप्स
नाटो के बॉर्डर पे नजर आ रही है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर चुनाव प्रचार में उतरी जया बच्चन की। सपा नेता जया बच्चन और पूर्व सांसद डिंपल यादव ने आज उत्तर प्रदेश के सिराथू में चुनाव प्रचार किया और जमकर सीएम योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैं अपने आप को यूपी की बड़ी बहू मानती हूं, डिंपल जी छोटी बहू हैं। अमिताभ जी यहां से चुनाव लड़े थे, तब मैंने जनता से कहा था कि मुंह दिखाई में अपनी बहू को वोट दीजिए, अपनी बहू की लाज रखिए, अपने भैया की भी लाज रखिए और पल्लवी पटेल जी को वोट दीजिए। वोट की अपील करते करते योगी आदित्यनाथ को फेंकू चंद कहा और बहु बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा किया। डॉक्टर साहब, जया बच्चन योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं, फेंकू चंद कह रही हैं और खुद को यूपी की बहू बता रही हैं। देखिए, यूपी की बहू तो है वो जरूर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन ये बहू कहाँ गायब हो जाती हैं जब वहाँ पे कोरोना होता है। वो सिर्फ बहू नहीं है, वो समाजवादी पार्टी की एक लीडर हैं, राज्यसभा में वो समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये कैसे होगा कि आप सारे राजनीतिक उस कद का वो सारा मलाई आप खाएं चाटें और जनता के सेवा के नाम पे आपके पास तभी मुंह खुलता है जब बॉलीवुड में कुछ समस्या आती है, थाली में छेद है। और जया बच्चन जैसे लोग जो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं, यह खबर अच्छा किया आपने उठाया, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। इन लोगों की दरिद्रता है कि आप हेमा मालिनी तो धर्मेंद्र तो जया बच्चन, इस तरह के चंपुओं को आप राजनीतिक पद देते हैं। पॉलिटिक्स इज ए वेरी सीरियस मैटर। चुनाव जीतना सबसे आखिरी और सबसे परम लक्ष्य हो, यह गंदी राजनीति है। और इस तरह के नेताओं को तो दूर ही रखना चाहिए। भाई कलाकार है, कलाकार है, आप फिल्म बनाओ ना, समाज सेवा में क्यों घुस रहे हो? कोई अच्छा समाज सेवक को मौका दिया जा सकता है जो जनता के बीच आकर के जनता के दुख दर्द को, देश को एक सही रास्ते पे लेकर के। ये सब वही जो मैं कहता हूं कि परिवारवाद का ये चक्कर है। इस देश में 500-600 इस तरह के परिवार हैं जिसमें अधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, फिल्म स्टार्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जिन लोगों ने ये समझ लिया है ये देश जो है उनके इनका है ना, उनको लगता है कि बस वही हैं इस देश को चलाने वाले। तो खैर, चुनाव है, लीडर थी, उनको पूरे यूपी में प्रचार करना था, फर्स्ट फेज में भी, सेकंड फेज में भी। सिर्फ ये इस फेज में उन्होंने प्रचार किया, ये नुकसान है समाजवादी पार्टी का। वैसे वो ज़माना चला गया कि मैं बहू हूँ, मैं बेटी हूँ, मेरी नाक इंदिरा गांधी की तरह दिखती है, मेरे बाल जो हैं वो इंदिरा गांधी की तरह। लोगों ने अब इस तरह की राजनीति को कूड़ेदान में फेंक दिया है। तो आप अमिताभ बच्चन की पत्नी हो, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश की बहू हो, इस तरह के अपील पे लोग अब वोट नहीं देते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।